हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकेंड बेटा जो है वो लेक्चर आपको कंप्लीट देखना है। आप लेक्चर कंप्लीट देखोगे तो ही आपका जो पढ़ने का अर्थ है वो सार्थक होता है। अगर आप साथ साथ कंटिन्यू नोट्स बनाते हैं तो फिर वो चीज़ समझ में नहीं आती है, और समझ में नहीं आती है चीज़ तो फिर उस चीज़ का कोई अर्थ नहीं मानता हूँ। तो आप पहले लेक्चर को आराम से देखें, समझें और उसके बाद में नोट्स बनाएं। तो जितना ज़्यादा समझ लोगे वो उतना ही लंबे समय तक स्थायी रहेगा। क्लियर है? तो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो अपन रासायनिक अभिक्रियाओं की टाइप्स की बात कर रहे थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें अपन ने जो है वो दो टाइप देख लिए थे कि एक तो भौतिक अवस्था के आधार पे क्या था, और दूसरा जो है वो अपनी दिशा है, अभिक्रिया की जो दिशा है उसके आधार पे कितने प्रकार की हैं। तो आपकी समांगी हो गई, विषमांगी हो गई, वो हो गई भौतिक अवस्था के आधार पे, और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय हो गई दिशा के आधार पे। इसी में नेक्स्ट अगली थर्ड टाइप, तीसरे टाइप की बात है वो है, तीसरा है वो है गति के आधार पर, गति के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। अब गति के आधार पर जो है वो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो गति के आधार पर जो है अभिक्रिया वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है तीव्र गति से और एक होती है मंद गति से। ठीक है, ये इसके दो टाइप हैं। अब तीव्र गति से जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो मंद गति से संपन्न होती हैं वो अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसके अंदर। और सीधा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि कौन कौन सी है, वो एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर सारी चीज़ें आ गई। तो तीव्र गति से वो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं जिनका नेचर कैसा होता है, आयनिक होता है। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो आयनिक अभिक्रियाएं, समस्त आयनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो तीव्र गति से संपन्न होती हैं। तो आयनिक अभिक्रियाएं अगर तीव्र गति से संपन्न होती है तो फिर मंद गति से कौन सी होंगी। तो जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं हैं, या यूं कह सकता हूं कि सहसंयोजी अभिक्रियाएं हैं, वो आणविक या सहसंयोजी अभिक्रियाएं किस गति से होंगी, मंद गति से। तो यहां कथन दिया जा सकता है कि समस्त, या यूं कहें वे अभिक्रियाएं जो आयनिक प्रकृति की, आयनिक प्रकृति की होती हैं, वे तीव्र गति से संपन्न होती हैं, वे तीव्र गति से संपन्न होती हैं। इसमें क्या हो जाएगा, मंद गति के लिए वे अभिक्रियाएं जो आणविक प्रकृति की होती हैं, या सहसंयोजी प्रकृति की होती हैं, मंद गति की अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, तो आणविक प्रकृति या फिर उसकी सहसंयोजी प्रकृति, ऐसे ही जो है वो क्या होंगी, आपकी आयनिक प्रकृति। तो आयनिक प्रकृति की जो अभिक्रिया है वो तीव्र गति से होगी, जो मंद गति की अभिक्रिया है वो कौन कौन सी है, आणविक प्रकृति की या फिर सहसंयोजी प्रकृति की। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो तीव्र गति की अभिक्रियाओं में किनको दिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH,
इनकी क्रिया करवाई जाए HCl प्लस NaOH की तीव्र गति के अंदर, तो HCl NaOH से क्रिया करेगा तो H प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, OH माइनस है, तो प्लस माइनस से क्रिया करेगा तो क्या बन गया NaCl प्लस H प्लस OH माइनस से क्रिया करके क्या बनाता है H2O। ये जो अभिक्रिया हो गई वो आपकी किस तरीके से हो गई, तीव्र गति संपन्न होती है। मंद गति से जैसे H2 प्लस I2 ये क्रिया करके क्या बनाता है 2HI। ये जो अभिक्रिया हो गई वो आपकी भी मंद गति से, ये जो कहलाती है वो आणविक प्रकृति या फिर सहसंयोजी प्रकृति की कहलाती है, और ये कहलाती है आपकी आयनिक प्रकृति की। तो जो आयनिक प्रकृति की अभिक्रिया है वो तीव्र गति से होगी, और जो आणविक हैं या फिर सहसंयोजी प्रकृति की हैं वो कैसी होंगी, मंद गति से। सेकंड पॉइंट, जो तीव्र गति से अभिक्रियाएं होती हैं, इन तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाओं की गति का निर्धारण, या अगर आप उसके वेग को मापना हो तो उसकी गति का मापन जो है वो असंभव होता है। तो इसमें पॉइंट दिया जा सकता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं की गति का मापन असंभव होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं की गति का मापन जो है वो असंभव होता है, इसे आप माप नहीं सकते, लेकिन यहाँ मापन संभव है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं की गति का मापन संभव है। तो यहाँ जो है वो गति के आधार पे अपने पास दो अभिक्रिया हो गई, तीव्र गति और मंद गति। ठीक है, ये इसमें दो अंतर है। मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा वो है, तीव्र में कौन आती है आयनिक, और मंद में कौन आती है सहसंयोजी या फिर आणविक। क्लियर, ये आपका थर्ड टाइप। और एक आखिरी टाइप बचा अपने पास, वो है नंबर 4, ऊष्मा के आधार पर। अगली हेडिंग नंबर 4 डालोगे, नंबर 4 है अपने पास ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो जो अपना ऊष्मा है, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। तो ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को बेटा 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसमें पहला भाग जो है वो है ऊष्मा क्षेपी, ये अपन 8th क्लास से इसके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। और दूसरा है वो है ऊष्मा शोषी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, और लगभग थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा गति के अंदर तो इसमें कन्फ्यूजन चलता ही रहता है इस चीज़ के अंदर। जब लास्ट आते लिए पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन चलता ही रहता है, इसलिए इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊष्माक्षेपी क्या है और ऊष्माशोषी क्या है, इनके नाम के अर्थ की बात करें तो ऊष्माक्षेपी वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जो अपने में से ऊष्मा को बाहर निकालेंगी वो कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी वो अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। तो जो ऊष्मा का अवशोषण करेंगी वो होगी आपकी ऊष्माशोषी। तो इसमें ऊष्माक्षेपी में क्या दे सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
कहलाती हैं। तो अब इसका रिवर्स उल्टा क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। तो इसके लिए क्या होगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान, जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, ये अपने भाषण के पॉइंट हो गए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए कि ऊष्माक्षेपी क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो परिभाषा को व्यक्त करता है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी, अब इसे अपन ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे एंथैल्पी क्या है, वहाँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे विस्तृत रूप से एंथैल्पी क्या है। तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसके लिए जो एंथैल्पी है, इस एंथैल्पी में परिवर्तन को किस प्रकार से दर्शाया जाएगा कि एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक है कि ऋणात्मक है, और ऐसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। तो इसको यहाँ लें, तो जो अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, उन ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन है, वो एंथैल्पी में, यानी इन अभिक्रियाओं के लिए, इन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच वो होता है नेगेटिव। डेल्टा एच का मान है एंथैल्पी में परिवर्तन, ये डेल्टा एच कहलाता है एंथैल्पी में, एंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका विपरीत कहाँ हो जाएगा, ऊष्माशोषी के लिए, उनके लिए जो है वो एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होगा, धनात्मक, पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन अभिक्रियाओं के लिए, इन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच बराबर क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच में परिवर्तन का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, परिभाषा तो अपने को नाम में रटने की आवश्यकता नहीं, इनके नाम में इनके अर्थ है, क्षेपी और शोषी। शोषी का यार अवशोषित करता है, क्षेपी बाहर निकालता है, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। मैंने एंथैल्पी की बात की, आप चिन्ह को रटना नहीं, इस चिन्ह का ध्यान रखना, एंथैल्पी की बात की है मैंने। इसके अलावा और भी प्रतीक होंगे, जब लासातेली का नियम में पढ़ाऊंगा उस जगह ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जिनके अंदर डेल्टा एच लिखा हुआ होगा, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जिनमें डेल्टा एच नहीं लिखा हुआ, सिंपली टेम्परेचर, साधारण रूप से ताप दिया हुआ होगा, +300 -300। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जिनमें लिख के देगा डेल्टा एच बराबर -300, डेल्टा एच बराबर +500, इस तरीके से। तो ये अलग अलग टर्म है, वहाँ पे अलग अलग अर्थों को बताएगी, अलग अलग चीज़ों को बताएंगी। ठीक है ना, वो उत्पाद के संदर्भ में होता है। उत्पाद के संदर्भ में अपन अभिक्रिया लब्धि की बात करें तो वहाँ डेल्टा क्यू आता है, तो डेल्टा क्यू की बात करूँ वहाँ अपन विस्तृत रूप में पढ़ेंगे उस चीज़ को। तो डेल्टा क्यू इसके लिए क्या होता है, डेल्टा क्यू इसके लिए पॉजिटिव होता है और इसके लिए डेल्टा क्यू नेगेटिव होता है। तो डेल्टा एच और डेल्टा क्यू चिन्ह डिफरेंस चलते हैं। डेल्टा एच इसका अगर नेगेटिव है तो इसका डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, इसका डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो इसका डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताएंगे, अभिक्रिया की आपकी जो ऊष्मा है उसके बारे में। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ऊष्माशोषी और डेल्टा एच नेगेटिव है तो ऊष्माक्षेपी। उल्टा कह लो, ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा एच नेगेटिव और ऊष्माशोषी के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव। क्लियर है, ये आपके जो है वो अभिक्रिया के टाइप
कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 4 टाइप की अभिक्रियाएँ हो गई। वो हो गई आपकी अवस्था के आधार पे, दिशा के आधार पे, तीसरी हो गई आपकी गति के आधार पे, और चौथा ये हो गया आपका ऊष्मा के आधार पर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो है एक तो दिशा के आधार पे, जहाँ से क्वेश्चन आता है, और एक आता है ये ऊष्मा के आधार पर। बच्चे 2 पोर्शन वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो मैंने वो अंडरलाइन कर दिया है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो भौतिक अवस्था से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपकी जो गति है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी ये 2 हिस्से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। क्लियर? तो ये अपना जो है पोर्शन कंप्लीट है। रासायनिक अभिक्रियाओं की जो प्रकृति है, उनके टाइप्स हैं, उनके जो प्रकार हैं, वो हिस्सा। इसका नेक्स्ट वन अगला जो हिस्सा होगा वो अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।